हेलो एवरीवन, मैं विजय उपाध्याय आपका एआरपी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में बेटा हम लोग सन 2022 के चौथे सेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चौथा सेट आपका जो साइंस में फिजिक्स पार्ट होता है उसी को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जबकि इसके पहले 2022 के 3 सेट हम सॉल्व करा चुके हैं। जो भी बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे पीछे के जितने भी सेट कराए गए हैं वो अपना सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम में 2023 और 2022 के जितने सेट से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जितने क्वेश्चन कराए गए हैं उसी बेस पे क्वेश्चन आपसे 2024 में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से इस सारी सेटों को आप लोग कवर कर लीजिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। और 2022 का सेट हम लोग पूरा का पूरा 2022 में 7 सेट है, आज हम चौथा सेट आपको इस वीडियो में सॉल्व करा रहे हैं। जल्दी आपको 2022 के 7 सेटों को बेटा आपको सॉल्व करा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 4 देखते हैं। कोड है आपका EM। इस कोड में देखिए, इसमें पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है कि मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है। देखिए यहाँ पे कितना सिंपल क्वेश्चन दिया रखा है आपके लिए। यहाँ पे बोला गया है कि मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है। देखिए मुख्य फोकस बिंदु की इकाई दिया है वर्ग मीटर, प्रति मीटर, इनमें से कोई नहीं और एक है मीटर। तो आप सीधी सी बात है कि फोकस बिंदु एक डिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। वर्ग मीटर आपका क्या है, एरिया होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, मीटर आपका करेक्ट आंसर है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाशीय किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होता है यदि प्रकाश की किरण। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जैसे अगर कोई माध्यम है, यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा कोई माध्यम है, ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, और ये आपका जैसे ये अभिलंब होता है, तो प्रकाश की किरण यहाँ से अगर आपतित तो हो रही है तो यहाँ से इसको सीधे ऐसे जाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बनने वाला कोण है ये आपका क्या है, आपतन कोण है, और ये वाला जो कोण बनेगा ये आपका क्या है, अपवर्तन कोण है। तो इसमें ये कह रहा है कि आप अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी अपवर्तन कोण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रकाश की किरण है यहाँ से विचलित होके इस साइड से होके जा रही है। अब यहाँ पे ये आपतित हुई है, यहाँ से निकल रही, ये आपका क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो गया, जो आपतन कोण से क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यह अपवर्तन कोण कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि विचलन हो रहा है, और विचलन में क्या हो रहा है, यह प्रकाश की किरण अपने अभिलंब की ओर झुक रही है। और ये प्रक्रिया बेटा कब होता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ पे जाए, सघन माध्यम में। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती है। और जब सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये झुक रही है, तभी ये अपवर्तन कोण क्या होगा, कम होगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। दिया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, यहाँ पे दिया विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। यही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तभी आपका प्रकाश की किरण क्या है, अभिलंब की ओर झुकेगी और अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है प्रतिरोध R की किसी तार के टुकड़े को 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। अब देखिए एक आपका तार लिया गया है जिसका प्रतिरोध है आपका कैपिटल R, इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R अपॉन R डैश अनुपात का मान होगा। अनुपात का मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए इसे हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक आपका वायर है, मान लीजिए सपोज दैट वायर क्या है, L लंबाई का है, इतनी लंबी वायर है और इसका जो रेजिस्टेंस दिया है वो R ओम है। इसको बेटा हम 3 बराबर भागों में अगर कट कर देते हैं तो प्रतिरोध भी आपका क्या होगा, 3 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जितनी लेंथ उतना आपका रेजिस्टेंस ये भी बढ़ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा कि R1 इजिकल टू R2 इजिकल टू R3 इजिकल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। 3 बराबर भागों में बढ़ गया। अब आपसे कह रहा है कि इन तीनों भागों को हम लोग क्या कर रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं।
तो समांतर क्रम में अगर जोड़ोगे तो जोड़ने पर ये क्या पूछा है कि तुल्य प्रतिरोध क्या आ रहा है, आर डैश है। तो मान लो कि अगर आप समांतर क्रम में जोड़ते हो तो 1/r' इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम तीनों की वैल्यूओं को लिख लेते हैं अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 देखिए r/3 प्लस 1/r/3 प्लस 1/r/3, यहाँ पे ये तीनों की वैल्यू हो जाएगी। और जब आप बेटा इसे सॉल्व करोगे तो देखिए 1/r' इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 सबका ऊपर चला जाएगा, ये r/3 है। अब ये 3 आपका यहाँ पे r/3 है, अगर ये आपका क्या हो जाएगा, 3 सबका ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 3/r प्लस 3/r प्लस 3/r। तो देखिए r इसका एलसीएम हो जाएगा तो 3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 9/r, या अगर इसको आप चेंज करोगे तो ये r' इक्वल टू ये भी चेंज हो जाएगा, यानी r/ क्या हो जाएगा, 9 आ गया, यानी r' की वैल्यू क्या आ गई आपकी, r/9 आ गई। तो यहाँ पे हमें रेशियो पूछा गया है, r रेशियो r'। तो यहाँ पे बेटा अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं r/r', तो देखिए r की वैल्यू r ही रहेगी, r' की वैल्यू कितनी आई है, r/9 आई है। तो r/ में 9 कर लेंगे, 9 ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 9r/r। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 9 आ गई। तो इनका जो रेशियो पूछा था आपसे, रेशियो कितना आया है, तो 9। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन को यदि अगर चेंज करता है कि r'/r पूछते, तो r' अगर r पूछता है तो उसके लिए बेटा आपकी r' की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, r नीचे आ जाएगा, तो r से r कैंसिल होकर 1/9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/9 हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब r' आपका ऊपर और r/ में हो। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। अब देखिए बेटा 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा नियम है, ओम का नियम, कूलाम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो देखिए इस चीज के बारे में आपको मैंने कई बार डिस्कस वीडियो में हम लोग पीछे कर चुके हैं कि यदि आपका समरूप चुंबकीय क्षेत्र है बेटा, तो वहां के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को भी मैंने एक्सप्लेन किया है, थ्योरी भी आपको बताई है। तो जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं इस रूल्स को जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। पिछले वीडियो में आप लोग जाइएगा और वहां पे आपको ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन आपका पूरा मिल जाएगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। विभवांतर और बेटा धारा के बीच का अगर हम ग्राफ को देखते हैं, ये विभवांतर है, ये धारा है, तो इसके बीच की जो ग्राफ होती है अगर इसकी हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखा है दिया है कि बीच ग्राफ जो होता है यह एक सीधी सरल रेखा मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर धारा के बीच ग्राफ होगा, तो कैसा होगा, एक सरल रेखा होगा, ठीक है ना। और देखिए 5 के बाद हमने 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 6 नंबर जो क्वेश्चन आपके अनसॉल्व में दिया गया है उसमें सर्किट तो दिया गया है, लेकिन सर्किट के किसी भी जैसे रेजिस्टेंस दिया है या बैटरी दिया है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया है और आपसे करंट पूछा जा रहा है। तो अगर बेटा वैल्यू नहीं है तो हम करंट आप लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग ही निकालोगे, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन में आपकी वैल्यू दी गई है, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को निगलेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे आपका मिसप्रिंट है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका दिया गया है कि सौर सेल में अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए अर्धचालक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात कि अर्धचालक ना लोहा यूज होता है, ना एल्युमिनियम यूज होता है, ना ही चांदी, ये सब आपके अर्धचालक नहीं है, ये चालक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिलिकॉन जो होता है बेटा ये आपका क्या है, अर्धचालक है। और सिलिकॉन के साथ साथ एक और आपका एलिमेंट होता है जर्मेनियम। जर्मेनियम भी आपका क्या होता है, अर्धचालक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए इसके आगे हम लोग
चलिए बेटा अब वर्णनात्मक प्रश्न में देखते हैं 21 का क। 21 के क में दिया है कि एक लेंस की फोकस दूरी का क्या तात्पर्य है। देखिए फोकस दूरी हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो देखिए अगर लेंस है आपका, जैसे हम मान लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं इसे। जैसे मान लीजिए कि उत्तल लेंस है, तो हम ये कहते हैं कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या करें, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, तो उस बिंदु को हम लेंस का क्या कहते हैं बेटा, प्रथम फोकस कहते हैं। और यहां से बेटा फोकस दूरी पूछा है, तो प्रथम फोकस से और ये आपका जो ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र है यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी प्रकार से आप डेफिनेशन दे सकते हैं, यानी ये कह सकते हो आप कि किसी भी लेंस के प्रथम फोकस या द्वितीय फोकस से के बीच के, और यहाँ पे आप प्रकाशिक केंद्र यानी कह लो कि प्रथम फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी फोकस दूरी होगी, या द्वितीय फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को भी हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख बनाकर दिखाइए। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2023 वाले पेपर में भी, इसको हमने सॉल्व कराया। ये आपका क है और यहाँ पे आप ख लिख लीजिएगा। अब देखिए अवतल दर्पण है, तो सबसे पहले चलिए हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये आपका बेटा आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण है। यहाँ पे हमने पीछे कलई कर लिया इसे, और यहाँ पे ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है बेटा, उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और यह गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है बेटा, उसके केंद्र को ही हम दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के जो दूरी होती है, उसके मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। और अब देखिए आपका क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वस्तु अवतल दर्पण की फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है, यानी फोकस ये है, ध्रुव ये है, यहाँ पे आपकी वस्तु क्या है आपकी बेटा स्थित है। तो यहाँ पे स्थिर है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक प्रकाश की किरण लेते हैं जो क्या होता है आपके मुख्य यहाँ पे वक्रता केंद्र से जाता हुआ और यहाँ से होके जाता है। तो वक्रता केंद्र से अगर होके जा रहा है तो ये इसी पे जाएगा और इसी मार्ग पर पुनः क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। तो इसको हम कल्पना करते हैं कि ये वापस न लौट के अगर सीधे जाता तो ये कुछ ऐसे होके चला जाता। ओके, अब हम क्या करते हैं कि एक वस्तु से हम लेते हैं और हमारी प्रकाश की किरण कहाँ पे जाती है, ध्रुव से उठ के जाती है, ध्रुव पे टकराती है, और ध्रुव से जितने एंगल पे टकराएगी उतने एंगल से ही इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। तो यहाँ से गई और यहाँ से होके चलिए। अब इस किरण को हम फिर से पीछे कल्पना करते हैं कि अगर इधर ना जाती, अगर सीधे यहाँ जाती तो ये कहाँ पे होके जाती, तो ये आपका कुछ ऐसे जाती, ये कुछ ऐसे जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहां पे कट कर दिए हैं वहीं पे इसका क्या बन जाएगा बेटा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए ये आपका ए और बी वस्तु है और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना है ए डैश और बी डैश। ओके, तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, तो ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा बनता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप आरेख ये बना लीजिएगा, हमारी लाइनिंग थोड़ी सी तिरछी, आप स्केल से आप खींचेंगे तो एकदम सीधी आएगी। ओके, बाकी इसमें हमने आपको कई सारी डेफिनेशन भी बता दिया, वक्रता के किसे कहते हैं, फोकस दूरी या फोकस बिंदु किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, ये सारी आपकी डेफिनेशन भी हो गई और आपका किरण आरेख भी बढ़ गया, ठीक है ना। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। अब देखिए बेटा 22 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि तीन प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता 2 ओम, 3 ओम एवं 6 ओम है, इनका किस क्रम में संयोजन किया जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोध का मान, देखिए फर्स्ट दिया है 4.5 ओम हो और सेकंड दिया है 4 ओम,
ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं 4 ओम के लिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि R1 इक्वल टू बेटा आपका दिया गया है 2 ओम, R2 इक्वल टू आपका है 3 ओम और R3 इक्वल टू आपका है 6 ओम। तो हम क्या करते हैं कि इसको किस क्रम में जोड़ा जाए कि ये आपका 4.5 हो जाए। तो चलिए सबसे पहले अगर हम 2 और 6 इसमें हम देखते हैं कि R1 और R3 को हम समांतर क्रम में ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा। देखिए क्योंकि R1 तथा R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, अगर हम इनका समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इनका तुल्य प्रतिरोध यानी आप मान लीजिए कि यहाँ पे 1/r डैश हो जाता है, तो 1/r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/, हम लोग r1 कर लेंगे प्लस 1/, में क्या हो जाएगा r3 हो जाएगा। अगर आप वैल्यू पुट कर देते हो यहाँ पे तो वैल्यू बेटा पुट करने पे क्या हो जाएगा, 1/r डैश इक्वल टू 1/r1 की वैल्यू कितनी है 2 ओम है और r3 की वैल्यू है बेटा 6 ओम। देखिए 1/r डैश इक्वल टू 2 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे 6 1 जा 6 हो जाएगा। तो 1/r डैश इक्वल टू 4/6 या 2 2 जा 4 2 3 जा 6। देखिए r डैश इक्वल टू अगर करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा यानी 3/2 और 2 से बेटा 3 को कैंसिल करेंगे तो 1.5 यानी r डैश की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 ओम आ गई। देखिए अब R1 और R3 को अगर हमने ऐड किया समांतर क्रम में तो उसका तुल्य प्रतिरोध 1.5 आ गया। तो हम क्या करते हैं अगेन कि चूंकि R डैश तथा अब बचा क्या है R2, R डैश तथा R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, और जब बेटा आप श्रेणी क्रम में इसे जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा, मान लीजिए कि R नॉट इक्वल टू R2 और प्लस में क्या है R डैश, तो R नॉट इक्वल टू R2 की वैल्यू है बेटा 3 और प्लस R डैश की वैल्यू है आपकी 1.5 यानी R नॉट इक्वल टू आपका हो जाएगा 4.5 ओके ओम। तो ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या पूछा है हमसे कि इनको किस क्रम में संयोजन किया जाए, तो आप बता सकते हैं कि R1 R3 को आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ना है और समांतर क्रम में जोड़ने वाले उनका तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको, और R2 को हम किस में जोड़ लेंगे, आप जोड़ लोगे श्रेणी क्रम में। इसका चलिए परिपथ भी बना देते हैं। तो अब देखिए R1 और R3 को हम लोगों ने समांतर क्रम में जोड़ा था, तो इसको बेटा आप बनाओगे तो सर्किट आपका कुछ ऐसे भी बन सकता है। और यहाँ पे आप क्या कर लेंगे कि एक ये आपका हो जाएगा R1 R3 और ये बेटा हो जाएगा आपका R2। तो ये आपकी एक सर्किट हो जाएगी। यहाँ पे आप चाहो तो सेल को भी दिखा देते हैं, ये सेल भी ऐड है इसमें। अब देखिए यहाँ पे अगर इस परिपथ को जब आप ऐड करते हो तो ये जो परिपथ आपका होगा ये कैसा होगा, आपका एक श्रेणी क्रम है। यहाँ पे इस परिपथ का सॉरी श्रेणी क्रम नहीं, इसको हम टोटल को ऐड इस परिपथ को सॉल्व करेंगे तो आपका 4.5 ओम वैल्यू आएगा। ओके अब चलिए सेकंड वाले को देखते हैं कि 4 ओम हमको लाना है, तो 4 ओम कैसे सॉल्व होगा। देखिए वैल्यू तो यही रहेगी, चलिए वैल्यू को इतना ही रखने देते हैं, इसको हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हमें इसको ऐसे जोड़ना है कि यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आए, इसका 4 ओम आए। चलिए सेकंड पॉइंट वाले को अभी देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि R2 और R3 को समांतर क्रम में ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए चूंकि R2 तथा R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर,
और जब R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1 अपॉन मान लीजिए कि R डैश इक्वल टू 1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है बेटा 3 और 1 अपॉन R3 यानी R2 और R3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6। इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन R डैश इक्वल टू 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। तो ये बेटा कितना आ गया, यहाँ पे आप सॉल्व कर लोगे तो 1 अपॉन R डैश इक्वल टू ये हो जाएगा 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 1 अपॉन R डैश इक्वल टू 1 अपॉन 2 या R डैश इक्वल टू क्या आ गया आपका 2 ओम आ गया। यानी R2 और R3 को अगर हम समांतर क्रम में ऐड कर देते हैं तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, तो इनकी वैल्यू आ जा रही है 2 ओम। और आपका शेष बचा क्या है अब, तो शेष बचा है आपका R1, तो R1 को इसके साथ श्रेणी क्रम में ऐड कर लो तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 ओम, जो आपको लाना था। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, R डैश तथा R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, और जब श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे आप तो ये क्या हो जाएगा R नॉट इक्वल टू R डैश की वैल्यू कितनी है तो 2 और R1 की वैल्यू भी 2, तो R नॉट इक्वल टू बेटा कितनी आ जाएगी 4। और सेम एज आप वहां पे फिगर बनाओगे, लेकिन वहां पे जो ऊपर हमने दिखाया था वहां पे आप R2 और R3 को रखोगे और नीचे आप किसको रखोगे R1 को रख के वैसे ही सर्किट को भी बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। इसका मतलब क्या है कि उसकी आंखों पे आपके 100 सेंटीमीटर की दूरी तक ऑब्जेक्ट के लिए आपका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बन रहा है। 100 मीटर की दूरी तक वो देख सक रहा है, यानी बी की वैल्यू क्या हो गई आपकी माइनस का हम 100 क्या ले लेंगे मीटर ले लेंगे। अब इस दोष का निवारण करने के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी तथा उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए। देखिए हमें उसके लिए फोकस दूरी और प्रकृति निकालना है। देखिए हम यहाँ पे u की वैल्यू क्या ले लेते हैं बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले फोकस दूरी को बताना है और कहा जा रहा है कि प्रकृति क्या होनी चाहिए, यानी लेंस आपका कौन सा होना चाहिए। प्रकृति से हमें लेंस का पता चल जाता है। तो देखिए प्रकृति निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, लेंस की पावर को फाइंड करना पड़ेगा, और पावर को फाइंड करने के लिए हमें फोकस दूरी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चूंकि लेंस के सूत्र से बेटा लेंस का सूत्र हम लगाते हैं। लेंस का सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/v। वैल्यू पुट कर लीजिए तो 1/f इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 100 माइनस 1/u की वैल्यू है इनफाइनाइट। तो ये 0 हो जाएगा, यानी आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/f इक्वल टू 1/ माइनस का 100। अब देखिए यहाँ पे 100 हो गया। अब यहाँ पे जब इसको चेंज करेंगे तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 100 मीटर। ये आपकी वैल्यू मीटर में है, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगा मीटर हो गया। अब आपका f इक्वल टू 100 मीटर जब आ गया तो अब आप देखिए पावर निकालेंगे, चूंकि पावर p इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। तो p इक्वल टू अगर पावर 1/f होता है तो ये f किस में है मीटर में है। तो हम क्या करते हैं कि 1/f की वैल्यू को पुट कर लेंगे 100, यानी p इक्वल टू बेटा आपका क्या हो जाएगा माइनस का 0.01 डायोप्टर, यानी माइनस आ गया, यानी 0.01 डायोप्टर का आपका क्या होना चाहिए पावर होगी लेंस की। और वो कौन सा लेंस होगा, तो माइनस का मतलब क्या आता है अवतल लेंस, यानी हम उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे माइनस लिख लोगे, फोकस दूरी आपको कितना आया माइनस का 100 मीटर। कौन सा लेंस होगा बेटा, तो अवतल लेंस का यूज हम यहाँ पे करेंगे, अवतल लेंस, और जिसकी पावर क्या होगी 0.01 डायोप्टर का होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। देखिए बेटा 24 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न विद्युत परिपथ में R1 R2 R3 30 ओम
R4 R5 20 ओम एवं R6 आपका 10 ओम है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि अब देखिए पूरा सर्किट आपको दे दिया गया है, फिर नीचे दिया है कि परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया, तो गणना करके बताइए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है तथा बैटरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे आपको बेटा देखो, जो भी आपको सर्किट में दिया गया है, तो इस सर्किट से आपको करना क्या है कि आपको पूरा का पूरा सर्किट का तुल्य रेजिस्टेंस यानी तुल्य प्रतिरोध पता करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और उसके साथ ही आपको ये बताना है कि इस बैटरी से जो करंट फ्लो हो रही है ये कितनी एम्पियर की हो रही है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसलिए तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 और R3, और तीनों किस क्रम में है बेटा, समांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि R1 R2 तथा R3 समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध देखिए, तो 1 मान लीजिए कि R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 की वैल्यू, तो R1 तो R2 और R3 तीनों की वैल्यू सेम है बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों की वैल्यू सेम है, तो हम यहाँ पे 1/R डैश और यहाँ पे हम क्या कर ले R1 और इनटू में हम क्या कर सकते हैं 3 कर सकते हैं। जब तीनों की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए अगर ऐसे कर लेंगे तो 1/R डैश इक्वल टू, देखिए 1/R1 की वैल्यू कितनी है बेटा 30 है, इनटू में आपका क्या हो जाएगा 3, तो 3 10 जा क्या होता है 30, यानी R डैश की वैल्यू कितनी आ गई 10 ओम आ गई। यहाँ पे ये शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, या आप चाहो कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, फिर आप एलसीएम ले लीजिए, फिर उसको सॉल्व करके करेंगे, तब भी आपका तुल्य जो प्रतिरोध होगा वो इतना ही आएगा। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ पे R डैश हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए R4 और R5 भी किस में है, ये भी आपके समांतर क्रम में है, तो इनको भी हम क्या करते हैं, इनका भी तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। फिर देखिए चूंकि R4 तथा R5 समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अब देखो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो आप निकाल लो, सीधे सीधे डायरेक्ट निकालते हैं R0 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं R4 इंटू R5 अपॉन R4 प्लस R5, तो वैल्यू अगर इसके पुट कर दोगे R4 और R5 तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप क्या कर सकते हो 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे तो R0 इक्वल टू ये हो जाएगा 400 अपॉन 40, 0 से 0 4 10 जा 40, यानी R0 की भी वैल्यू आपकी बेटा कितनी आ गई, तो ये आ गई 10 ओम, ये R0 की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भी बेटा आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये भी दोनों इक्वल है, समांतर क्रम में है, तो 1/R0 इक्वल टू 1/R4 इंटू 2। ओके, तो वहां से भी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक इकलौता R6 बचा है और R6 की वैल्यू है 10। ओके, तो यहाँ पे हमें ये देखने को क्या मिला कि R1 R2 R3 तीनों का तुल्य प्रतिरोध जो आया है वो 10 ओम आया है, R4 R5 का तुल्य प्रतिरोध भी 10 आया है और R6 भी 10 ओम है, यानी हम ये कह सकते हैं कि R डैश R0 और R6 ये तीनों एक किस क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में आ गए, और जब श्रेणी क्रम में आ गए तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए चूंकि R डैश R0 तथा R6 श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध
देखिए बेटा तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो तुल्य प्रतिरोध आपका हो जाएगा R इक्वल टू R डैश प्लस R नॉट प्लस R6, तीनों की वैल्यू आपको रख लेंगे तो 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी R की वैल्यू आपकी आ गई 30। ओके, तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा बेटा 30 ओम होगा। अब आज इसमें पूछा है कि बैटरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो बैटरी से धारा निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए चूंकि V इक्वल टू इसने दिया गया है 12 वोल्ट। ओके, तो आपको पता है बेटा ओम के नियम से I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R, तो I इक्वल टू V की वैल्यू है 12 और R की वैल्यू है 30। तो देखो इसको सब सॉल्व करोगे आप 12 और 30 को, तो देखो यहाँ पे 3 10 जा क्या हो जाएगा 30 और 3 4 जा हो जाएगा 12, 4 में 10 से डिवाइड करोगे तो I इक्वल टू यानी 4 अपॉन 10 आ जाएगा, 4 में 10 से डिवाइड कर लोगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 4 एम्पियर। यानी यहाँ से आपका जो आपकी बैटरी से करंट निकलेगी वो कितनी एम्पियर की होगी 0.4 एम्पियर की होगी। ओके, तो इसके में इसी क्वेश्चन में बेटा एक अथवा करके क्वेश्चन है जो आपका इस बार सिलेबस से निगलेक्ट है, इसलिए उस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूँ। तो ये आपका 2022 का चौथा जो सेट था बेटा ये आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। ओके, तो इस वीडियो में आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन थे उनको सबको एक्सप्लेन करके आपको बताया, आप इसे प्रैक्टिस करिए। और अगर बेटा आपको वीडियो मेरा समझ में आता है तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2022 के 5वें सेट को सॉल्व करेंगे और बहुत जल्दी ही आपको 5वां सेट भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।